मर्यादा में रहो। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी जाहिल और गवार औरतें बनती हैं। मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की नहीं। Uneducated idiots. Excuse me. I'm not an illiterate. I'm a graduate from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of women, but I have not forgotten my culture, my customs, my traditions and my values. And most of all, I'll never ever forget that I'm an Indian woman. मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। उसे भी मर्द ही ब्याह कर ले जाता है, मर्द को ब्याह कर वो नहीं ले जाती। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत के शरीर की बनावट नहीं। लोग तुम्हारे ख्याल की लड़कियों को लज्जत का सामान भले ही समझते हो, इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, लाज हो, शर्म हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने माँ बाप के घर होती है, तब उसके कांधों पर अपने ही घर की इज्जत का बोझ होता है। लेकिन जब वो बहू बनकर ससुराल जाती है, तब उसके कांधों पर एक नहीं, 2 परिवारों की इज्जत का बोझ होता है। आज जिस तरह तुमने नकुल को तमाचा मारा, अगर उसी तरह उसका भी हाथ उठ जाता तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? कभी सोचा तुमने? क्या बात है? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। मीना कह रही थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता। हमने सोचा कि 2-4 खरी खोटी सुनाने से ही सीखेगी, सो सुना दिया। बस रोने लगी। क्यों अर्जुन, हमें तुम्हारी बीवी को डांटने का भी हक नहीं? क्यों नहीं? आप हमारी भाभी माँ हैं। आप मार सकती हैं, डांट सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। मैंने भूल की जो मैं इन लोगों के बीच आ गई। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। जब देखो तो सब मेरी इंसल्ट करते रहते हैं। मैं कब से रो रही हूँ, तुम पूछ भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ। बेकार हो रही है तो कौन पूछेगा? अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बेकार हो गई हूँ। अरे बेकार तो तुम हो गए अपने परिवार के बीच में रहकर। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम हो के सुन ही नहीं रहे हो। इंसान की चीख सुनकर लोग शुभ अशुभ का विचार करते हैं, लेकिन जब मेंढकी को जुकाम होता है, उसकी चीख की कोई परवाह नहीं करता। ये मत भूलो कि जब मेंढकी चिल्लाती है तो आंधी और तूफान आते हैं। आंधी और तूफान आएंगे तो उसका नतीजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ तब भी रहूंगी जब तुम मेरे साथ मेरे डैडी के घर रहोगे। हमारी मीना बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन उसमें अभी भी बचपना है। हमारे तौर तरीकों को नहीं जानती है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसे सब सिखा देंगे। बड़े भैया, ये अपने घर जाना चाहती है। जाना भी चाहिए। 4-5 महीने हो गए, मायके की याद भी आती होगी इसे। और अर्जुन, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें कई बार बुला चुके हैं। तुम भी कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अगर ये वापस लौटने के लिए जा रही होती तो मैं जरूर जाता, मगर ये तो हमेशा के लिए इस घर से जा रही है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम दोनों के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस मामले को घर की 4 दीवारी में बैठकर आपस में सुलझा लेना चाहिए। बहू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे गांव की रीति रिवाज के बारे में क्या मालूम? यह तो तुम्हारा फर्ज बनता अर्जुन कि तुम उसे हमारे तौर तरीके सिखाओ। सिखाने से कोई फायदा नहीं बड़े भैया, ये खुद को इस माहौल में डालना ही नहीं चाहती, इसलिए भेज रहा हूं। अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर डाला? बड़े भैया, बात यह है कि मैंने मीना को, तुम बहुत समझदार भी हो गए हो ना, तो फिर तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए, अगर बहू अपने आप को बदल नहीं पा रही है तो तुम बहू के मुताबिक बदल जाओ। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, उसका साथ देना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे भरोसे ही तो उसने अपनी सारी जिंदगी सौंप दी तुम्हें। अर्जुन, मेरे दर्द पर तुम तड़प उठोगे, तुम्हें तकलीफ होगी तो मैं रो दूंगा,
क्योंकि हम दोनों एक ही मां की संतान हैं। खून का रिश्ता है हमारा, मगर पत्नी का नाता उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो पराये घर से आकर अपनों से कहीं ज्यादा अपनी हो जाती है, परछाई बन जाती है हमारी। पति शरीर है तो पत्नी उसकी आत्मा है। पत्नी ही पति के जीवन को सही अर्थ देती है, उसे कामयाब बनाती। पत्नी के बगैर पति बेजान और बेमाने हो जाते हैं। अगर आज तुम अपनी पत्नी को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ाओगे तो यह गांव, यह समाज क्या कहेगा हमारे बारे में? जरा सोचो अर्जुन। न्याय के सिंहासन पर बैठकर जो लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता है, अगर उसी के घर में नाइंसाफी होगी तो लोग हंसेंगे हम पर। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। बड़े भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुनीम जी। जी मालिक। जायदाद के दस्तावेज लाइए। जी अभी लाया। बहू, पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। हमारे पुरखों ने कुल धर्म पत्नी के बारे में कहा है। जो पति के काम में उसकी मददगार हो, उसे अच्छी सलाह दे, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे, मां की तरह उसे खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप हो और धरती की तरह उसमें सहन शक्ति हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच मर्द का मुकद्दर बनाती है। वो जब बनाने पर आती है तो कुटिया को महल कर देती है, और जब बिगाड़ने पर उतरती है तो महल को मिट्टी का ढेर बना देती है। मालिक, ये जायदाद के दस्तावेज हैं। हमारी जमीन जायदाद कहां कहां है और कितनी है, उसका हिसाब किताब ना बाबूजी को मालूम था, ना हम तीनों भाइयों को मालूम है। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, आज से इसका हिसाब किताब तुम देखोगी। लक्ष्मी जी। अपनी चाबियों का गुच्छा और ये कागजात बहू को दे दो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम जहां कहोगी, जिस कागज पर कहोगी, हम तीनों भाई चुपचाप आंख बंद करके दस्तखत कर देंगे। जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। बस एक ही विनती है बहू, हम तीनों भाइयों को अलग करने का ख्याल अपने मन में कभी आने मत देना। बहुत अच्छा किया तुमने बहू, बहुत अच्छा किया। इनकी आंखों में आंसू देखने की हमने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुमने हमें दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। मीना, मीना, क्या हुआ बहू? मीना, मनी जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। घबराने की कोई बात नहीं, ये माँ बनने वाली है। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं ठाकुर साहब से मिलकर आता हूँ। डैडी, डैडी, कैसी हो बेटी? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, पाए लागू। समधी जी, आप अचानक यहां कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आज कैसे करूंगा?
बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपॉइंटमेंट ली है? कल सुबह 11 बजे सर। इनकम टैक्स केस का? वकील ने कहा है कि 15 तारीख की हियरिंग में मामला क्लियर हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का माल जापान के लिए जहाज से रवाना हो जाएगा ना? जी हाँ सर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीनानाथ जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं आपकी संस्था के लिए गवर्नर साहब से बात कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत अरे गोपीनाथ जी, होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ ओके। ओके, बाय। पास में ही फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अब इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप? भोजन तो करते चाहिए। माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकता। शहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं? शहर में रहूं या गांव में, मैं अपनी परंपरा और संस्कार कैसे भूल सकता हूं? आखिर मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। अच्छा, चलता हूं। अजी, कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ऊंचा नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूं। ठाकुर साहब, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस मंदिर जैसे पवित्र घर में बहू बनकर आई, और फिर आपकी छत्र छाया में तो वो कुशल हो गई। राम राम। राम राम। बेटे, जिस तरह तुम मैके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। जी। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है, इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट। बड़े भैया, अरे? मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मुझे माफ कर ये दीजिए। क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने आप जैसे देवता का अपमान किया है, आपका दिल दुखा है, मुझे माफ कर दीजिए। बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया। बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझ पर तरस इसे संभालो खाकर मुझे माफ मीना, कर दीजिए बड़े चलो भैया। उठो, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना मुझे चाहिए, माफ इससे कर बच्चे पर असर पड़ेगा बेटे। मैं आपकी भी दोषी हूँ दीदी। आपने जेठानी की जगह माँ बनकर मेरी गलतियों को बर्दाश्त किया, और मैं अब भागन आपकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अब चुप भी हो जाओ। तो हमने कब तुम्हारी बात का बुरा माना? हाँ पगली, रोते नहीं, रोते नहीं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। प्रभु, मैंने देवता जैसे परिवार के साथ हमेशा इंसानों जैसे झगड़े किए हैं, नफरत पैदा की है। मुझे सुनती दो, ताकि मैं सबके दिलों में अपने लिए प्यार पैदा कर सकूं, अपने घर की मान मर्यादा और खुशहाली को सदा के लिए एक अटूट धागे में बांध दूं। आरती लीजिए। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। मालिक, शंकर जी का प्रसाद लीजिए। मालकिन, भोलेनाथ का प्रसाद लीजिए। ये भी लीजिए मालिक। शुक्रिया चाचा। वाह वाह भैया, बहुत बढ़िया। मालिक, मालिक ठंडाई पी के जाइए। ठंडाई? मालकिन, हाँ, आप इसमें भी भंग वंग तो नहीं है ना? नहीं नहीं मालिक, इसमें लीजिए कुछ ना नहीं। मालकिन। पक्का? पाला मिल गया। अरे गांव के लोगों सुनो। अरे बाप रे, मैंने कुछ सुना ही नहीं है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मैं गांधी जी का 3 बंदर हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ, जानता ही। मास्टर जी,
मास्टरनी, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मास्टरनियों के चरित्र इतना गिरा हुआ? छी! मैं आज ही भैया से कहकर तुम्हें गांव से बाहर करवा देता हूं। अपना सामान बांध कर तैयार रहना। अरे मैं बर्बाद हो गई। दादा ठाकुर के भाई अर्जुन ने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके, मुझे इंसाफ दिला सके? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या मेरी बात का यकीन नहीं है, या फिर दादा ठाकुर के डर से गूंगे बहरे हो गए हो? देखो बहन, ये देखो मेरी हालत, देखो देखो भाई साहब, ये देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए। चुप हरामजादी, नाटक करती है। ए कलमुही, तू जिस पर कीचड़ उछाल रही है उस खानदान के लोगों का पूरा भरतपुर देवता की तरह पूछता है। अरे मास्टर नहीं, आप क्या हुआ? अर्जुन ठाकुर साहब ने मेरी इज्जत लूट ली ना? मुझे मालूम था। वो तो कई दिनों से तुम्हारी इज्जत के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ था। आज हाथ साफ कर लिया। तुमने ना कहा होगा, उसने हाँ कहा होगा। तुम भागी होगी, वो दौड़ा होगा। तुमने मना किया होगा, उससे सुला दिया होगा। अबे ओ गोरे, ये काले, अबे तुम्हें क्या करता है? तमीज से बात कर। हम भी ठाकुर खानदान के हैं। दादा ठाकुर जमींदारी करते, इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाई किसी की भी इज्जत पे हाथ डाले। चुप साले, इस घटिया औरत की वकालत कर रहे हो? क्या हम अर्जुन ठाकुर को नहीं जानते? अब अगर एक शब्द भी उनके खिलाफ बोला तो अभी तुझे तोड़ फोड़ डालेंगे। फाड़ने फोड़ने की बात क्यों करता है? मैं खुद ही फूट जाता हूँ। यू गो टू नरक, मैं चला खुली सड़क। आज ये अर्जुन ठाकुर को बदनाम कर रही है, कल दादा ठाकुर के नाम पर कीचड़ उछालेगी। इस साली शूट में खा के नाक कान काट देते हैं। रुक जाओ, सब लोग ध्यान से सुनो। इस बात को यही दबा दो, किसी भी हालत में यह बात दादा ठाकुर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। मेरी मौत का कारण दादा ठाकुर का भाई अर्जुन है। ये कैसे हो गया? हमने सोचा भी नहीं था कि आत्महत्या कर लेगी। दादा ठाकुर, उस दिन जब मैंने आपको सच्चाई बताई तो आपने थप्पड़ मार के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए थे। और कल ये जब बेचारी न्याय के लिए दुहाई दे रही थी, इन लोगों से इंसाफ पाने के लिए मिन्नतें कर रही थी, तब इन्हीं लोगों ने उसे उल्टा, वेश्या और गंदी गंदी गालियां देकर यहां से भगा दिया था। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? हम समझ रहे थे ये अर्जुन ठाकुर पर झूठा इल्जाम लगा रही है, इसलिए आपकी इज्जत की खातिर इसे भगा दिया। मेरी इज्जत करने वाले ऐसा काम नहीं करते। माफ कीजिए, गलती हो गई हमसे। मगर अब इंसाफ से गलती नहीं होगी। मुनीम जी, पंचायत बुलाइए। इंसाफ आज और अभी होगा। सुनिए, हम जानते हैं आप कभी कोई गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन
लेकिन हमारा अर्जुन भी गलत नहीं है। हमने पाला है उसे, हमारा बेटा है वो कभी गलत नहीं करेगा। वो मेरा भाई भी तो है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमारे बेटे को आप, हम जानते हैं कि आप गलत फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन वो भी तो गलत नहीं है। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे। बड़े भैया, आपके सामने कुछ कहने की न तो मेरी उम्र है और ना ही मुझ में हिम्मत। मुझसे ज्यादा तो आप मेरे पति को जानते हैं। इससे आगे मैं क्या कहूं? बड़े भैया, कुछ नहीं। न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए। जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। खामोश! तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं को देखकर गजराज ठाकुर का दिल नहीं पसीजेगा। अगर तुमने गलती की है तो सजा जरूर मिलेगी। ठाकुर साहब, इस पर गलत इल्जाम लगा है। आप तो मुझे जानते हैं, जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। ये तो मेरा ही भाई है, एक ही मां के पेट से पैदा हुए हैं हम। रावण और विभीषण भी तो एक ही मां की पेट से पैदा हुए थे। ये तुम्हारा भाई है तो ये जरूरी नहीं कि ये गलती नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, क्षमा कर दीजिए। पहली बार क्षमा करने का मतलब है दूसरी बार गलती करने का मौका देना, यही ना मुनीम जी? हाँ मालिक, 100%। कल पंचायत में फैसला होगा। ठाकुर साहब, एक बार और सोचिए। गजराज ठाकुर ने एक बार कहा तो समझ लेना 100 बार कहा। लेकिन मालिक, धर्मराज जी बाबूजी। आज तुम्हारे लिए बहू देखने जाना है। मनोरमा बहन ने जीजा जी को आने के लिए बोल दिया ना? हाँ बाबूजी, वो सीधा वही पहुंचेंगे। ठीक है, चलो। हम भी साथ चलेंगे। हम भी साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, हम सब चलेंगे। लड़की कैसी लगी? इससे क्या पूछते? बहुत ही सुंदर है। जीजा जी, हमें आपकी नहीं अपनी बहन की राय चाहिए। तुम बताओ मनोरमा, कैसी लगी? भैया, पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगी तब बताऊंगी। सुनो, मैं जब तुम्हें देखने आया था तो मैंने कौन सी परीक्षा ली थी तुम्हारी? किस मुंह से परीक्षा लेते हैं? हमारे पिताजी ने तो तुम्हारा नाम सुनते ही शादी से मना कर दिया था। वो तो तुमने हाथ पांव जोड़कर हमें मनाया था, तब शादी हुई थी। बड़े आए इम्तिहान लेने वाले। मनु बहन, पसंद तुम्हें करनी है, तगड़ा इम्तिहान लेना। हाँ। सुनो भैया, कान ठीक है, बहरी नहीं है। लक्ष्मी, खड़ी हो जाओ तो। जरा इधर उधर चल के दिखाना। बस बस बस, अब बैठ जाओ। भैया, हाथ पांव भी ठीक है, लंगड़ी लूली नहीं है। धर्मराज जी बाबूजी। तुम्हें कैसी लगी? बाबूजी, आप और बुआ जी जो पसंद करेंगे वही ठीक होगा। शाबाश। अब बताइए जीजा जी, आपकी क्या टिप्पणी है?
क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब? अब भगवान की बनाई हुई इस खूबसूरत कला पर भला मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं? साक्षात देवी है। मैं तो कहता हूं फौरन रिश्ता पक्का कर ही दीजिए। हाँ, रुको रुको, क्या हुआ? एक टेस्ट और बाकी है। बेटी, तुम्हें गाना वाना आता है? मनोरमा, ये सब जरूरी है क्या? आप चुप रहो भैया, मालूम तो करने दो। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ अरे छोड़ देता अगर तू जवान नहीं होती। चल अपना रेडियो बंद कर, बंद कर। चुपचाप खामोश। सुनो सुनो सुनो, जगन्नाथ ठाकुर ने गरीब मजदूर औरत का बलात्कार किया है। कल पंचायत में ठाकुर साहब अपना फैसला सुनाएंगे। वो काम जल्दी करवा लो। जा। क्या बात है मुनीम जी? नमस्कार ठाकुर साहब। राम राम। मालिक, ये आपसे मिलने आए हैं। मालिक, हमारे हरिजन बाड़ा में आग लग गई, हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ये तो बड़ी दुख की बात है। मुनीम जी, इन्हें जितना अनाज, कपड़ा और घर बनाने का सामान चाहिए दे दीजिए। जी मालिक। धन्यवाद मालिक। राम 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 मालिक। हमारे रामपुर गांव में हमने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है, आपकी मदद चाहिए। बहुत अच्छा काम किया। मुनीम जी, जी स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर का खाना, दूध, किताब, सब चीजों का इंतजाम कर दीजिए। जी धन्यवाद मालिक। आइए। अरे मोनू आ रही है। धनराज। जी बाबूजी। तुम्हारी बुआ आ रही है, उनके बैठने का इंतजाम कराओ। जी बाबूजी। ठीक है, जाओ। आओ बहन, आओ आओ। पाए लागू भैया। जीती रहो। नमस्ते बुआ जी। बैठो। खुश रहो। क्या बात है, इतनी धूप में यहाँ? भैया, भैया वो कल पंचायत है। मालूम है। मुजरिम मेरा बेटा जगन्नाथ है। वो भी मालूम है। फैसला आप ही सुनाने वाले हैं। आप मेरे सगे भाई ना होते हुए भी मेरी परवरिश एक सगी बहन की तरह की। मेरी डोली को कांधा दिया और एक माँ बनकर मेरी गोद भराई की रस्म पूरी करके आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी। आज उन सारी खुशियों का दारोमदार आपके फैसले पर है भैया। जगन्नाथ अभी नादान है भैया, अच्छे बुरे की उसे समझ नहीं है। उसकी नादानी, नासमझी और बचपने को देखते हुए उसकी इस भूल को आप क्षमादान कर सके तो मैं। धनराज। जी बाबूजी। घर की तिजोरी में तुम्हारी माँ का जितना भी सोना पड़ा है उसे हमारी बहन को दे दो। देखो बहन, रामपुर में जो हमारा 50 एकड़ आम का बगीचा है हम उसे तुम्हारा नाम लिख देते हैं, और गंगानगर में जो हमारी 200 एकड़ उपजाऊ जमीन है उसे भी तुम्हें दे देते हैं। यही नहीं, अगर तुम हमारी जान भी मांगोगी तो हम उसे भी तुम्हारी सदके में छोड़ देंगे। लेकिन जिन्हें सदियों से हमारा खानदान अपना खून पिलाता आया है उस नीति, नियम और इंसाफ परिस्थिति को हम नहीं छोड़ सकते। मगर भैया, अगर आप चाहें तो। मैं जानती थी भैया कि आप अपने उसूलों और खानदान के आन से नहीं हटेंगे। मैं तो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने आई थी कि अगर मैं आकर आपसे विनती करती तो शायद आप अपना फैसला बदल देते। अपनी औलाद के मामले में माँ बहुत स्वार्थी होती है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना भैया। हुआ
बेटा, मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि फक्र है कि मैं इतने महान इंसाफ पसंद भाई की बहन हूं। खुश रहे। अरे रामू, जल्दी से बग्घी तैयार कर, ठाकुर साहब पंचायत के लिए निकल रहे हैं। अब ये बाबूजी की तरफ से, और ये अले ले ले, तू कहाँ भाग रहा है? और ये मेरी तरफ से खुश रहो। अर्जुन और नकुल के लिए तुम्हारा प्यार देखकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। अपनी भाभी से कोई देवर इतना प्यार कहाँ पाता है? बाबूजी, देवर भी तो भाभी के बच्चे ही होते हैं। वाह बहू वाह, कितनी ऊंची बात कही। सदा सुखी रहो। धर्मराज बेटे, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें देवी जैसी बहू मिली। बेटे एक बात याद रखना, जब भी तुम घर से बाहर जाओ, बहू के हाथ से दही शक्कर जरूर खा के जाना, शुभ होता है। जी बाबूजी। चलो। टाटा पिताजी। टाटा पिताजी। चले बाबूजी। चलो। साले साहब रुकिए रुकिए रुकिए। साले साहब, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बहन बेटी के दरवाजे के सामने आकर उसका सर झुक ही जाता है। दुआ सलाम ना सही, अंदर आकर जलपान तो करते जाइए। हम इस वक्त बहन के भाई नहीं, पंचायत के सरपंच है। क्या तुम ये भूल गए कि जिस घर का मुकदमा पंचायत में हो, उसका फैसला हो जाने तक हम उस घर का पानी तक नहीं पीते। एक बार फैसला हो जाने दो, उसके बाद साथ बैठकर जी भरकर खाना खाएंगे। फैसला जरा सोच समझ कर करना गजरा साहब। जगन्नाथ सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी बहन का भी बेटा है। कहीं कुछ गलत हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। चलो धर्मराज। मालिक, मेरी बेटी लकड़ियां चुनकर आ रही थी। रंजीत सिंह के बेटे जगन्नाथ ठाकुर ने इसकी इज्जत लूट ली। हम गरीब हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा? अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूं मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूं। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी, ऐसा गवाह?
है। तुमने क्या देखा है बेटे? मैंने देखा कि ये इस दीदी को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर पंपशीट में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी मगर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आई तो इसके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी कि मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ, कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है, जिसके बदले में उन्हें 2 वक्त की रोटी 2 गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली। फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी मां के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। यह हमारा फैसला है। गजराज, अपना फैसला बदल दे। आंखें मत दिखा। ये नीच जिसके पांव अगर मेरी हवेली के फर्श पर पड़े तो फर्श गंदा हो जाए, इस 2 टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो। तो नहीं जानता, जमींदारों में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और मालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं। कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। खामोश! मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती जिसे वो अपनी मनमानी करे। रोन दे, कुचले, इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? तुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज ठाकुर ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपनी आन, इंसाफ, अखलाक और ईमान की। इस लड़की की जन्मजात नाम इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत, इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ, मांग भर इसकी। गजराज! सदा सकीर हो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, अपनी बुआ की बात गुजारना तुम्हारा धर्म नहीं है। बाबूजी, बाबूजी! भैया! मेरे भाई को मार डाला। मेरे देवता समान भाई को मार डाला। ये क्या किया तुमने? ये कैसा अनर्थ किया? छोड़
जो अपराध उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज से 18 साल के लिए हम रणजीत सिंह ठाकुर को समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी इसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। यह गजराज ठाकुर का फैसला है। भैया, बाबूजी, भैया, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। धर्मराज, न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए। जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। धर्मराज, आज से हम भरतपुर कस्बे की न्याय और इंसाफ की बागडोर तुम्हें सौंपते हैं। याद रखो बेटे, जिस दिन भी तुमने अनजाने में भी गलत फैसला किया तो समझ लो वही दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाबूजी, बाबूजी,